वेलकम टू केमशाला। आज की क्लास में हम क्लास 11th 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो अब सब जानते हैं कि जो स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फिज़िकल स्टेट्स हैं, और नॉर्मल कंडीशंस में जितना भी मैटर हमारे आसपास है वो 3 अलग अलग फिज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट फ़र्क क्या है कि अगर हम सेम कंडीशन देखें, जैसे मान लीजिए हम एक ही टेम्परेचर रख रहे हैं, सेम प्रेशर रख रहे हैं, और उस पर हम अगर अलग अलग मैटर को ऑब्जर्व करें तो हो सकता है कि कोई मैटर सॉलिड स्टेट में हमें दिखाई दे, कोई लिक्विड स्टेट में दिखाई दे, कोई गैसियस स्टेट में। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस मैटर के अंदर किसी चीज़ का डिफरेंस है जिसकी वजह से सेम कंडीशंस में वो अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी भी मैटर के स्टेट को डिसाइड करते हैं या कंट्रोल करते हैं, वो हमें देखना है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दीज स्टेट्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स। जो भी हम स्टेट की बात करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये एक बहुत सारे पार्टिकल्स के एग्रीगेशन का या ग्रुपिंग का कंबाइंड फीचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसी एक पार्टिकल पे हम स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करते हैं। जनरली जब बहुत सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट बनाते हैं तो उस एग्रीगेशन को हम क्लासिफाई करते हैं कि या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आते हैं और अरेंज होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स क्रिएट होते हैं जो एक सिंगल पार्टिकल शो नहीं करता है, और यही ऐसे पैरामीटर्स हैं जो स्टेट को कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन से पैरामीटर्स होंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स एंड द मैनर इन विच दे फॉर्म एग्रीगेट। मतलब पहली चीज़ है कि जो पार्टिकल्स एग्रीगेट बना रहे हैं उस दौरान उन पार्टिकल्स की एनर्जीज़ क्या है, यानी कि ये एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा कि जब वो अरेंज होते हैं, वो एग्रीगेट बनाते हैं, तो वो एक दूसरे के अराउंड किस तरह से अरेंज होते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेट क्या होगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एक एनर्जी और एक द फॉर्म इन विच दे एग्रीगेट, मैनर इन विच दे गेट एग्रीगेट। नेक्स्ट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डू नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल स्टेट, बट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट। तो जब हम किसी एक ही सब्सटेंस को, एक ही मैटर को लेते हैं और उसकी स्टेट चेंज करते हैं, तो स्टेट चेंज करने से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। ये हमने लोअर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा है। बट जिस तरीके से, जिस स्पीड से कोई मैटर रिएक्ट करेगा, तो उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा केसेस में उसकी स्टेट पे डिपेंड करती है। तो अगर आप सबको याद होगा तो आपने एक एग्ज़ाम्पल 10th क्लास में देखा होगा कि अगर हम जिंक लें, जिंक एक मेटल है, अगर हम जिंक एक ब्लॉक के फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, और उसे अगर हम एयर के साथ रखते हैं तो वो रिएक्ट नहीं करता या बहुत ही स्लोली रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बनाता है। बट अगर हम उसको पाउडर फॉर्म में ले, हमने क्या करा, अब उसका फाइन पाउडर बना दिया, और अब अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाएगा। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, भले ही हमने यहाँ पे स्टेट एग्जैक्टली चेंज नहीं की, लेकिन हमने एक क्रिस्टलाइन फॉर्म को पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी तरह से अगर हम इसको लिक्विड या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करें तो भी इसकी जो टेंडेंसी होगी या जो स्पीड होगी रिएक्ट करने की, वो चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट
ऑल्सो अफेक्ट द कैलकुलेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। जब हम रिएक्शन से रिलेटेड या अलग अलग तरीके अलग अलग एरियाज से आने वाले एक्सपेरिमेंटल डेटा के रिगार्डिंग कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो डिपेंड करती है कि जिस मैटर के बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं वो उस समय किस फिज़िकल स्टेट में रहा है। यानी कि फ़िज़िकल स्टेट इस चीज़ को भी कंट्रोल करती है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें मिलता है और उसको लेकर अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कैलकुलेशंस डिपेंड करेगी कहीं ना कहीं उसकी फ़िज़िकल स्टेट पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द बैलेंस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिटरमाइन द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा हमने कहा था, पैरामीटर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेट को या डिसाइड करते हैं। तो एक फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यानी कि जो ये पार्टिकल्स हैं जब ये अरेंज होंगे, एग्रीगेट बनाएंगे, तो पार्टिकल के बीच में किस तरह का फोर्स प्रेजेंट है। ठीक है। दूसरा है थर्मल एनर्जी, मतलब ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकल्स में जहाँ वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वहाँ पर कितनी हीट एनर्जी प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं उसकी थर्मल एनर्जी। इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होगा, बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा और थर्मल एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम रहा, तो एक स्टेट रहेगी। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी। यानी इन दोनों का जो बैलेंस है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि किसी भी कंडीशन में कोई मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये ओवरऑल एक जनरल आइडिया था स्टेट के बारे में। अब हम हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर है दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, डायरेक्टली डिसाइड करता है स्टेट को, इसलिए हम नेक्स्ट पॉइंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या है। देखिए, ये जो इंटर वर्ड होता है, इंटर, इसका मतलब होता है बिटवीन। हमेशा याद रखेंगे बिटवीन, चाहे हम इसे कहीं भी यूज़ करें। जैसे हम अपने डेली लाइफ में इसको कई बार यूज़ करते हैं इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल का मतलब होता है दो नेशंस के बीच में। वैसे इंटर स्टेट, दो स्टेट्स के बीच में, मतलब बिटवीन। यानी जहाँ भी इंटर वर्ड आएगा तो हम कहेंगे बिटवीन। ठीक है। तो उसी तरह से ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स के या दो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को हम कहते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ये जो फोर्स है ये या तो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है या रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। बट जनरली जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा फोकस करते हैं, रिपल्सिव फोर्स को हम कम देखते हैं। बट टेक्निकली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दोनों टाइप के हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट इंक्लूड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा एक होता है कोवेलेंट। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। तो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को होल्ड करते हैं या आयंस को होल्ड करते हैं, इन्हें हम फिलहाल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो अफेक्ट कर रहे हैं स्टेट को, उसमें हम इंक्लूड नहीं करते। तो इसमें कौन से फोर्सेस इंक्लूड होते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हम मेनली जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, मैंने कहा था अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्स पे। तो जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस दो पार्टिकल्स के बीच में होंगे उन्हें हम एक जनरल नेम से रेफ़र करते हैं, दैट इज़
वेंडर वॉल फोर्सेस, ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पहली बार इसे डिस्क्राइब किया था, वेंडर वॉल फोर्सेस। तो अब वेंडर वॉल फोर्सेस जो हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो वो भी कोई एक टाइप के नहीं, उसमें भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो वेंडर वॉल फोर्सेस के मेन 4 टाइप्स होते हैं। पहला डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा लंडन फोर्सेस जिसको हम डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इन सबको हम वेंडरवॉल फोर्सेस ही कहते हैं। बट एक और बात है कि फिर से वेंडरवॉल फोर्स में आयन डाइपोल फोर्स इंक्लूड नहीं होता है। अब आयन डाइपोल फोर्स कौन सा होगा, जैसे मान लीजिए एक हमने कोई भी आयन ले लिया, लेट्स से हमने Na पॉजिटिव ले लिया एज एन आयन, और एक हमने डाइपोल ले लिया। आप सब जानते हैं, हमने पढ़ा था डाइपोल का मतलब है कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो पोलर हो। तो मान लीजिए हमने HF ले लिया, तो HF में पोल्स होंगे। मान लीजिए यहाँ पर F है, तो F की तरफ क्या होगा, नेगेटिव पोल होगा, क्योंकि F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पे H है तो यहाँ पॉजिटिव। तो अब क्या होगा कि इनके बीच में ये जो अपोजिट चार्जेस है, यहाँ पर है आयन का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है डाइपोल का नेगेटिव, इनके वजह से इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए। बट क्योंकि ये कंप्लीट आयन है ना, तो जब आयन और डाइपोल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे भी हम वेंडरवॉल फोर्स कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपको इस तरह से याद रखना है कि ये 4 ही टाइप होते हैं वेंडरवॉल फोर्सेस में। तो अब हम हर टाइप को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो। तो जिसके एग्जांपल जैसे हमने ले लिया HCl। अब सब जानते हैं HCl में Cl पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। उसी तरह से हम जैसे मान लीजिए H2S ले लिया, तो H2S में S की तरफ जो है पार्शियल नेगेटिव होगा, H की तरफ पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, और इनके पास होती है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और इनमें हमेशा 2 पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दूसरा पॉइंट है नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर थ्रू पार्शियल चार्जेस प्रेजेंट एट देयर एंड्स। तो अभी हमने कहा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके एंड्स पर पार्शियल चार्जेस होंगे, और इन्हीं चार्जेस की वजह से ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दीज इंटरेक्शंस आर वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन एज पार्शियल चार्जेस आर लेस देन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखिए अगर मैं इनको कंपेयर करूँ, जैसे मैंने मान लीजिए एक Na+ लिया और एक Cl- ले लिया, तो ये अपोजिट चार्जेस है तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे। ये होगा आयन आयन इंटरेक्शन क्योंकि दोनों आयन्स हैं। और एक तरफ हम ले लेते हैं HCl और दूसरा HCl, तो यहाँ पर जो Cl है उस पर पार्शियल नेगेटिव है और H पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा, तो इसे हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल। अब हमेशा, क्योंकि आप इस वाले केस में देखिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो पार्शियल है। पार्शियल का मतलब है कि कंप्लीट नेगेटिव चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उससे कम। तो क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम है, इसलिए इनके बीच में ये जो अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा इसकी स्ट्रेंथ भी कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू आयन आयन, क्योंकि आयन में ये चार्जेस कंप्लीट है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या तो इक्वल होगा या उसका मल्टीपल होगा, कम नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि जब 2 आयन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल। और वैसे भी इन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, चाहे वो कौन से भी हो, जो चारों टाइप हमने देखे, उन्हें अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड से कंपेयर करें तो ये काफ़ी वीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू आवर आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वेंडरवॉल फोर्सेस हैं वो वीकर होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल बॉन्ड्स। बस हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अलग अलग टाइप के जो वेंडरवॉल फोर्सेस हैं उन्हें हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, वो हम आगे देखेंगे।
अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दीज फोर्सेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया और दूसरा मॉलिक्यूल हमने यहाँ लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, मान के चलते हैं, ठीक है, वर्चुअल सेंटर्स। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम अभी मान लेते हैं r। तो यानी दो मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है उनके बीच के डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये r जितना बड़ा होगा, यानी मॉलिक्यूल जितने दूर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही वीक होगा। यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन है फोर्स और डिस्टेंस का, ये हमेशा इन्वर्स होता है। और उसमें भी अगर हम एक्चुअल रिलेशन देखें तो मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखा रहा है वो अगर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तब ये रिलेशन होगा कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो लिक्विड या गैसेस स्टेट में है, तब ये फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस। क्योंकि क्या होता है कि लिक्विड और गैसियस स्टेट में थोड़ी सी भी मूवमेंट होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उस फोर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड में क्योंकि वो बहुत पास होते हैं, इसलिए जब हम उनको थोड़ा सा दूर या पास करते हैं, यानी आर को हम चेंज करते हैं, तो फोर्स पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती जितनी लिक्विड और गैसियस स्टेट में। तो अब इसके एग्जांपल्स आप समझ ही रहे हैं, HCl, HBr, H2S, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो अब ऐसा क्यों होता है वो हम एक बार समझ लेते हैं एक सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। मान लेते हैं कि हम HCl का ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब अगर मैं HCl मॉलिक्यूल की बात करूं तो जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हमने ये ड्रॉ किया, मान लीजिए हम यहाँ पे H ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पे Cl, तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को, ये एक मॉलिक्यूल बन गया HCl का, इस मॉलिक्यूल को अगर हम सेंटर से कट करें, मतलब वर्चुअली, तो क्योंकि Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ये राइट वाला पार्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट पार्ट, इसीलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है इस पार्ट में। और इसको बैलेंस करने के लिए H वाले पार्ट में होता है पार्शियल पॉजिटिव, और इन्हीं चार्जेस की वजह से हम इसको कहते हैं डायपोल, ठीक है। तो ये एक परमानेंट डायपोल है। अब मान लीजिए इसी का एक और मॉलिक्यूल इसके पास आता है, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे H है तो इस पे इस वाले पार्ट में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl वाले पार्ट में पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जो ये नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इनके अपोजिट चार्जेस के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। अब इस टाइप में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है परमानेंट डायपोल, क्योंकि नाम से दिख रहा है डायपोल, पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर, जिसके पास कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती। तो देखिए, प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डायपोल एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल इन द सेंस यहाँ पे कि उसमें कोई चार्जेस नहीं है, तो लैकिंग परमानेंट डायपोल। तो अब यहाँ होता क्या है, सबसे पहले जो पोलर मॉलिक्यूल है हमारा, जिसके पास परमानेंट डायपोल है, इस परमानेंट डायपोल की वजह से जब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसके पास आता है, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलर मॉलिक्यूल का ये जो परमानेंट डायपोल है, चार्जेस हैं, ये डिस्टॉर्ट करता है, चेंज करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल उस पोलर मॉलिक्यूल के पास है, उतनी देर के लिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भी एक तरह से डायपोल इंड्यूस हो जाता है, जनरेट हो जाता है। बट फ़र्क क्या होगा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जो डायपोल क्रिएट होगा, इसकी स्ट्रेंथ, इसके जो चार्जेस हैं, इसका जो अमाउंट है चार्जेस का, मैग्नीट्यूड है,
ये हमारे परमानेंट डाइपोल से यानी पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल से कम रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से उसमें वो क्रिएट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, तो उतना स्ट्रांगली इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब जितनी देर के लिए वो इंड्यूस रहेगा तो इन दोनों के चार्जेस के बीच में फिर से क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, जिसे हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो इससे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये वाला जो इंटरेक्शन है वो ऊपर हमारा पहले टाइप जो था डाइपोल डाइपोल उसके कंपैरिजन में और वीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो फोर्स होता है या इंटरेक्शन एनर्जी जो हम कहते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द 6th पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे हम एक फिर से एग्जांपल ले रहे हैं, पहला जो हमारा एग्जांपल हमको दिखाई दे रहा है HCl और H2। तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास है HCl का जो एक परमानेंट डायपोल है, इसमें परमानेंट चार्जेस होंगे, और एक हमने ले लिया मान लीजिए H2। तो अब H2 कैसा रहेगा, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगा जब वो दूर रहेगा, H कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही ये इसके पास पहुंचेगा तो अब क्या होगा, इसका जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगी, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी, पुश करेगी। तो इसकी जो यहाँ इस पार्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी राइट पार्ट में। अब राइट पार्ट में शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि इसका भी जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड बन जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे डाइपोल मॉलिक्यूल से भी कम है, इसलिए हम डबल पार्शियल लगा देते हैं ये समझाने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड और कम होगा, और यहाँ पे उतना ही डबल पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। अब फिर से क्योंकि यहाँ पे चार्जेस तो हैं भले ही वीकर है, तो इनके बीच में फिर से क्या होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा। इसे हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि ये तो है हमारा परमानेंट डाइपोल, एक मॉलिक्यूल हमारा परमानेंट डाइपोल था इसमें, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो परमानेंट नहीं था, उसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल, इसलिए इसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे थे कि जो बीच में फोर्स जनरेट होगा या प्रेजेंट होगा, ये कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। एक जो हमारा ये डाइपोल है, इसमें भी ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा ये चार्ज रहेगा उतना ही स्ट्रांगली वो दूसरे में इंड्यूस करेगा, और उतना ही जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ेगा। दूसरा कि हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो कितनी आसानी से पोलराइज हो सकता है, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कितनी आसानी से डिस्टॉर्ट होने दे सकता है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि लास्ट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। अब नेक्स्ट थर्ड टाइप पे आते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। अब ये किस में होते हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में होते हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं है, दोनों के पास नहीं होती। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब दोनों के पास ही परमानेंट डाइपोल नहीं है तो चार्जेस तो है ही नहीं, तो फिर इंटरेक्शन का मतलब कहाँ से आया। तो एक चीज़ हमें समझना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव डाइपोल मोमेंट। भाई जो एटम्स है वो इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, हम सब जानते हैं, और वैसे ही जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन दोनों पे कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होती। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो उनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी एक पार्ट में ज़्यादा किसी एक पार्ट में कम ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि वो बैलेंस्ड है इसलिए कोई ओवरऑल चार्ज उस पर डेवलप नहीं होता। बट दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड बिकम्स मोमेंटरली अनसिमेट्रिकल इवन इन एटम्स। देखिए होता क्या है कि अब हम सब जानते हैं कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये एक जगह फ्रीज नहीं रहता कभी, ठीक है ना, ये मोशन में होता है।
तो उस मोशन की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से बीच बीच में, मोमेंटरली का मतलब क्या होता है, बीच बीच में बहुत कम कम समय के लिए, या हम कहते हैं एक इंस्टेंट के लिए ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस के एक तरफ, एक डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कंपैरिजन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी दो अपोजिट पार्ट्स में वो इक्वल ना रहे। लेकिन मैंने ये कब के लिए कहा है कि बीच बीच में कभी कभी होता है, कभी कभी होता रहता है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली वहाँ है या बहुत देर के लिए, बस हुआ हट गया, हुआ हट गया। तो जैसे ही वो इतनी सी देर के लिए अनसिमेट्रिकल होता है, तो उतनी देर के लिए एक बहुत ही वीक टेम्पररी डायपोल उस एटम पे या मॉलिक्यूल पे जनरेट होगा, जिसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि वो बिल्कुल एक क्षण के लिए होता है, एक एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होता है और बहुत ही वीक होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और उसी समय अगर उस एटम के या उस मॉलिक्यूल के बिल्कुल पास में दूसरा एटम या मॉलिक्यूल रहा, तो इस टेम्पररी डायपोल की वजह से फिर से वो अपने पास वाले एटम के अंदर एक और ज़्यादा वीक टेम्पररी डायपोल इंड्यूस कर सकता है, जैसे अभी हमने सेकंड वाले एग्जांपल में देखा। तो आप सब सोच रहे होंगे पहले ही इसके अंदर बहुत वीक है, वो दूसरे के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इंटरेक्शन होगा जिसको हम कह रहे हैं लंदन फोर्सेस, ये सबसे वीक होता है इन सब में, बहुत ही वीक होता है। बट होता है इसलिए हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और इसका इफेक्ट पड़ता है, भले ही वो कम लेवल पे पड़े। तो अभी मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बता ही दिया कि ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो उसके नेबरिंग एटम में है, और फिर से उस एटम के अंदर एक इंड्यूस डायपोल क्रिएट हो जाएगा। फिर जैसे ही कुछ देर के लिए, जितनी भी देर के लिए इनके बीच में ये डायपोल बने हुए हैं या रह पाते हैं, तब तक के लिए एक इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जो बहुत ही वीक होगा, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। तो लंदन फोर्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्हें पहली बार डिस्क्राइब किया था फ्रिट्ज लंदन ने। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये इस तरह से होगा कुछ, कि मान लीजिए हम दो एटम्स की बात कर रहे हैं, ये है एटम ए और यहाँ पर हम एटम बी की बात कर लेते हैं। ये ए है, ये बी है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए हमने इसको स्फेरिकल फॉर्म में ड्रॉ किया है। लेकिन मान लीजिए कि क्या हुआ कि एटम ए के अंदर, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही कम समय के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल हो गया। तो ऐसे में क्या होगा फिर से कि इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और किसी एक पार्ट में पार्शियल पॉजिटिव होगा जो बहुत ही पार्शियल होगा। मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पार्शियल यहाँ पे लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ये बहुत ही वीक है, ठीक है, ए के अंदर। तो जैसे ही ऐसा होगा तो वो बी एटम के अंदर भी इफेक्ट डालेगा। अब यहाँ पे क्योंकि इस पार्ट में मैंने नेगेटिव दिखाया है, तो ये इसको रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट होगा। जो पहले सिमेट्रिकल था वो भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल, यानी कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसका पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई है राइट साइड में, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा। फिर से इनके बीच में एक बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा, इसको हम कहेंगे लंदन फोर्सेस, ठीक है। तो जैसा अभी हमने एटम में एक्सप्लेन किया है, वैसे मॉलिक्यूल्स में भी होता है कि अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, तो बहुत ही कम समय के लिए बीच बीच में ऐसा होगा कि उसके अंदर अनसिमेट्री क्रिएट होगी, उसकी वजह से एक टेम्परेरी डायपोल क्रिएट होगा। और अगर उसके आसपास कोई मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर उसकी वजह से एक डायपोल इंड्यूस करेगा और उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेंथ इतनी कम है कि जितने भी एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो सब नॉर्मल कंडीशन में गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे। लास्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसका पहला पॉइंट देखें तो इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो टेक्निकली ये एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ही है, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन। बट क्योंकि एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है
कब हम किसी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे, तो उसकी कंडीशन आपको याद रखना है, इन विच हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें ये 3 ही एटम इंक्लूडेड है, ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। तो F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन, N मतलब नाइट्रोजन। तो इसको आप ऐसे फ़ोन, हमारे डेली लाइफ में हम फ़ोन वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, FON फ़ोन। तो जब किसी एक पोलर मॉलिक्यूल में इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, हम ये नहीं कह रहे तीनों हो, एनी ऑफ दीज 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और दूसरे मॉलिक्यूल में जिसके बीच में, जिसके साथ ये अट्रैक्ट होने वाला है, उसके अंदर अगर इन्हीं एटम से, इन्हीं एलिमेंट से अटैच हाइड्रोजन एटम है, समझना इस चीज़ को हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। ये कंडीशन समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये पहला मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें या तो F हो सकता है, या O हो सकता है, या N हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और दूसरे मॉलिक्यूल में इन्हीं से अटैच H होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मॉलिक्यूल में F है तो दूसरे मॉलिक्यूल में F से ही H अटैच हो, वो O से भी हो सकता है, N से भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन, कोई भी 3 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट की कंडीशन फॉलो हो सकती है, बट क्या नेसेसरी कंडीशन है कि एक मॉलिक्यूल में इन तीनों एलिमेंट में से कोई एक होना चाहिए और दूसरे मॉलिक्यूल में इन्हीं 3 एलिमेंट में से किसी भी एक के साथ H अटैच डायरेक्टली होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मान लीजिए किसी में F प्रेजेंट है, तो अगर F प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर F प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दूसरे मॉलिक्यूल में अगर किसी भी एक एलिमेंट से, जैसे मान लीजिए हमने कहा O से अटैच H है, तो क्योंकि वो O से अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है, उस H पे बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से H जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एलिमेंट जिस पे पार्शियल नेगेटिव है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट रहता है। तो इस पर्टिकुलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है कि दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस इन्वॉल्व है तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कंसिडर करते हैं और हम इसको एक सेपरेट कैटेगरी से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन, जो भी हमने एक्सप्लेन किया, एंड दीज एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स पजेस हाई डाइपोल मोमेंट एंड अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बाकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रॉन्गर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 तरह से बन सकते हैं, इसलिए इसके 2 टाइप है। एक है इंटर मॉलिक्यूलर, फिर से देखिए वर्ड आ गया इंटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और दूसरा होता है इंट्रा। अब ये इंट्रा का मतलब क्या है, इंट्रा वर्ड जहाँ भी आए तो आप समझ जाना विद इन। विद इन मतलब अंदर की अंदर। जैसे अगर हम कहें इंट्रा कॉलेज या इंट्रा स्कूल, हम कई बार सुनते हैं, तो अगर इंट्रा स्कूल है इसका मतलब है स्कूल के अंदर ही कंपटीशन है बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, है ना, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप समझ रहे होंगे सर अभी तो आपने कहा 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो वो इंटर मॉलिक्यूलर है जो अभी हमने आपको समझाया था। इसी का एक अलग केस होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, वो अभी हम आपको समझाएंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर वही है कि बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स ये बॉन्ड होता है, लेकिन इसकी एक स्पेशल इफेक्ट पड़ता है हमारी स्टेट पे और उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे, ये आपको ज़रूरी है। जब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली बाउंड रहेंगे और ऐसे में उन मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, H2O। भैया H2O के अगर 2 मॉलिक्यूल्स आ गए
तो O है और उससे अटैच H है, इसलिए इसके बीच में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। HF NH3 पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हुए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मली हम डायपोल डायपोल को कर रहे थे, कि जैसे हमने HF का एग्जांपल है, तो HF का ये एक मॉलिक्यूल हुआ, तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल थोड़ा दूर बना दिया। अब क्योंकि जो F है उस पर पार्शियल नेगेटिव होगा और H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ऐसे ही ये मॉलिक्यूल नेबरिंग के साथ बनाएगा, ये किसी और के साथ बनाएगा, तो इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्स प्रेजेंट रहेगा। तो अब ऐसे में अगर मान लीजिए ये इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है, एक दूसरे से अलग करना है, ताकि हम इसको गैस में कन्वर्ट कर सकें लिक्विड से, तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ओवरकम करने के लिए वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप हमने कहा था इंट्रामॉलिक्यूलर। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में कई बार क्या हो जाता है कि किसी किसी मॉलिक्यूल में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि वहाँ पर इन तीनों एलिमेंट में से कोई एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए उसी मॉलिक्यूल में कहीं F है और उसी मॉलिक्यूल में इन्हीं तीन एलिमेंट में से किसी एक के साथ H अटैच है, मान लीजिए यहाँ O है और इससे H अटैच है। तो अब ये एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा हो रहा है कि जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ऐसे में वो ये जो पार्शियल नेगेटिव होगा और ये जो पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये एक दूसरे के साथ विद इन मॉलिक्यूल ही अट्रैक्टेड रहेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अब ये दिखती सी बात है कि अगर किसी में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर F और यहाँ पे H, ये एक दूसरे के साथ ही अट्रैक्टेड है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है। जब ये विद इन मॉलिक्यूल इनके एटम्स आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना के प्रेजेंट या स्टेबलाइज हो पा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हुआ मॉलिक्यूल 1 और ये मॉलिक्यूल 2, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत वीक रह जाएगा, क्योंकि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ने का काम नहीं कर रहा, वो एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स को एक दूसरे से अट्रैक्ट करवा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब मुझे इन दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना हो, दूर करना हो, तो जो मुझे एनर्जी देनी है वो काफ़ी लो एनर्जी देनी है। और इसीलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट्स पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होता जो हमने इंटरमॉलिक्यूलर में देखा था। तो अब अगर मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपके सामने ऐसा है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या प्रेजेंट है, और दूसरे मॉलिक्यूल में इंट्रा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला जो एग्जाम्पल होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ इनका बॉइलिंग पॉइंट से, ये किसी भी तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये काफ़ी आप अच्छे से कंसेप्ट याद रखेंगे। अब आते हैं कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ऊपर वाले में हमने देखा था पैरा नाइट्रोफिनॉल, इनका क्या लेना देना है। देखिए पहले तो हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कि ये क्या होते हैं। बेंजीन रिंग में एक होता है मान लीजिए OH ग्रुप होता है, तो क्योंकि OH है तो इस H पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब हम अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें, पैरा है ना, जो हमने इंटर वाले में देखा था, तो पैरा का मतलब होता है कि जिस कार्बन से ये OH लगा है उससे बिल्कुल अपोजिट वाले कार्बन पे NO2 ग्रुप लगाओ। तो अब NO2 ग्रुप को अगर हम थोड़ा एक्सपांड करके लिखें तो वो कुछ इस तरह से होगा। तो अब यहाँ क्या है कि इस O पर क्या होगा, हमेशा पार्शियल नेगेटिव। तो अब ये इतनी दूर है क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से, तो ये इनका जो डिस्टेंस है ये अलाउ नहीं करता यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। भले ही कंडीशन क्रिएट हो रही है बट ये एक दूसरे से इतना दूर है। जैसे हम मान लें कि
इसको अगर हम एक्चुअल में दिखाएं तो ये कुछ और थोड़ा इस साइड होता है, नीचे होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो ऐसे में क्या होगा कि इसके जब दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक और मॉलिक्यूल हम बना रहे हैं OH, तो वो ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब ये पॉजिटिव है तो इसका जो O है और इसका जो H है ये पास आकर इंटरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंटर मॉलिक्यूलर। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने OH ऊपर बनाया है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मॉलिक्यूल फ्लिप होके भी आ सकता है, जब वो फ्लिप हो जाएगा तो OH नीचे रहेगा, तो OH नीचे रहने की वजह से यहाँ पर H अब काफ़ी पास में आ जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि OH हमेशा ऊपर से ही आएगा। लेकिन अगर हम एक ही मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर OH ऊपर है तो NO2 नीचे रहेगा, तब उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपने OH को इस NO2 के पास वाली साइड से भी ला सकता है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। और ऐसे केस में पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। वहीं पर अगर हम ऑर्थो की बात करें, ये वाले कंपाउंड की बात करें, तो ऑर्थो का मतलब क्या है कि फिर से इसमें एक बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पर जिस कार्बन पे OH है बिल्कुल उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे ही NO2 होता है। इसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि हमेशा एक ही मॉलिक्यूल का OH और उसका जो NO2 का O है वो काफ़ी पास रहेगा, तो ये आपस में ही इंटरेक्शन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। और ऐसे केस में जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है तो पैरा को शॉर्ट में P लिख देते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा है ऑर्थो का O लिख दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो हमेशा पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो। तो ये भी एक पॉइंट बन सकता है, तो आप ये याद रखेंगे। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। तो इनका अभी इनके बारे में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला है लंडन फोर्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल शोइंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर HCl का एग्जाम्पल है तो HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, ये तो रहेगा ही। लेकिन जो हमारा लंडन फोर्स था वो किसकी वजह से हो रहा था कि जब अपने आप ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल हो जाता था तो उसकी वजह से लंडन फोर्स क्रिएट होता है। अब ये चीज़ तो हर किसी में हो सकती है, चाहे मॉलिक्यूल पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो चाहे वो एक एटम हो, अपने आप इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो सिमेट्रिकल से अनसिमेट्रिकल तो अपने आप ही हो रहा था मूवमेंट की वजह से, तो वो सब में हो सकता है। इसीलिए जो लंडन फोर्सेस है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है कि वो बाकी हर टाइप के मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको कहूँ HCl तो इसमें कौन से रहेंगे, डाइपोल डाइपोल प्लस लंडन फोर्सेस, LF लिख देते हैं शॉर्ट में। वैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर HCl और I2 इनकी बात करें, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो एक है पोलर एक है नॉन पोलर, तो इसलिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये तो रहेगा, प्लस लंडन फोर्स हमेशा रहेगा, यूनिवर्सल है। ठीक है, ये दोनों रहेंगे। अब अगर मैं H2 की बात करूँ तो अब क्योंकि ये दोनों ही नॉन पोलर है तो इसमें सिर्फ लंडन फोर्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो डाइपोल डाइपोल या डाइपोल इंड्यूस डाइपोल के एग्जांपल्स हैं उसमें वो फोर्स के अलावा लंडन फोर्स भी रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो अब तक हमने जितने भी ये वैन डर वाल फोर्सेस देखे 4 टाइप, इनके आपस की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे वीक होता है हमारा लंडन फोर्स, वीकेस्ट, ये आप समझ ही गए होंगे। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड।
हाइड्रोजन बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होगा, फिर बाकी के जो डाइपोल डाइपोल हैं वो, और उससे भी वीक होगा डाइपोल इंड्यूस्ड, और सबसे वीक हमने कहा लंडन फोर्सेस। तो ये आज की हमारी क्लास थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो भी आज की क्लास से आपने गेन किया है उसको चेक कर सकते हैं आप लोग अपने सेल्फ असेसमेंट से। ये क्वेश्चन है कुछ आपके लिए, ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद अपना जो आज आपने गेन किया है वो सही है या नहीं, आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, इन क्वेश्चन से आप चेक कर सकते हैं और इनके आंसर्स आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी इनके करेक्ट आंसर्स होंगे वो हम कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको सबको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए एंड बी सेफ। थैंक यू।